ऑसिफाई होने वाला पहला बोन है भ्रूण के अंदर, एम्ब्रियो में। जब बोन का फॉर्मेशन शुरू हुआ फीटल लाइफ में, तो क्लाविकल जो है पहली ऐसी हड्डी है जिसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। क्लियर है? अगला जो पॉइंट बताया गया था कि ये जो इसका शेप है वो एस शेप में है, किसी बुक में जो है एफ शेप में भी, स्मॉल एफ शेप में भी है, राइट। उसके बाद ये बोला गया था कि ये जो हड्डी है ये क्योंकि बाहर दिखता है, इसीलिए इसको सबक्यूटेनियस सरफेस में प्रोमिनेंट माना गया है। उसके बाद जो हमने देखा कि खासकर जो शोल्डर का वेट या जो भी हम शोल्डर पे वेट डालते हैं उसका वेट क्लाविकल पे भी और कैपुला पे उसका वजन ट्रांसमिट होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर क्लाविकल नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारा ये जो फोल्ड है ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर ऑसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर ये ऐसा पहला ऑसिफाइंग बोन है जो लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। क्लियर है? इतना सारा पॉइंट हमने डिस्कस किया था। अब जो हम डिस्कस करेंगे कि इसके फीचर्स और डेफिनेशंस तो देख लिए। नाउ थिंग इज कि ये बोन जैसे हम बोल रहे हैं कि ऑसिफाई हुआ, तो ये ऑसिफाई हुआ कैसे? तो जैसे हम लोग बेसिक्स में पढ़े हैं कि जब कैल्सिनस बोन बनता है तो आगे चल के क्या हो रहा है, इसके ऑसिफिकेशन सेंटर्स बन रहे हैं, राइट। तो उसमें से जो ऑसिफिकेशन सेंटर है, इसके दो ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं। इसके दो ऑसिफिकेशन सेंटर होता है, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर और दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, ठीक है। तो ये ऐसा पहला लॉन्ग बोन है जिसमें दो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है, एंड क्लैविकल इज द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई, ठीक है। अब ये रहा कि ये एंडोकॉन्ट्रल है कि इंट्रामेम्ब्रेनस है। तो ये इट ऑसिफाइज फ्रॉम द प्राइमरी सेंटर्स एंड सेकेंडरी सेंटर, लेकिन इसका जो मीडियल एंड है, ये वाला हिस्सा जो है, दिस इज ऑसिफाइंग फ्रॉम इंट्रामेम्ब्रेनस, ओके। और जो बाकी जो एरिया है दे आर फॉर्म फ्रॉम एंडोकॉन्ट्रल सेकेंडरी सेंटर। टू ऑसिफाइंग सेंटर है, एक कॉन्ड्रोसाइट वाला सेंटर है, एक ऑस्टियोसाइट वाला सेंटर है, ठीक है। तो मीडियल वाला जो है क्या हो गया, ये इंट्रामेम्ब्रेनस और ये एंडोकॉन्ट्रल ऑसिफिकेशन। अब कह रहा है कि जो प्राइमरी सेंटर्स है ये शाफ्ट में अपीयर हो रहा है, ठीक है। प्राइमरी सेंटर्स जो है ये शाफ्ट में अपीयर हो रहा है बिटवीन द 5th 6th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। सो प्राइमरी ऑसिफिकेशन जो है शाफ्ट में है, वो कब होता है, 5th और 6th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, ठीक है। 5वें से 6ठे हफ्ते में इस प्राइमरी ऑसिफिकेशन इसका शुरुआत हो जाता है। और ये कब जाकर के मैच्योर होता है, इट फ्यूज ऑन द 45th डे। सो 45th डे फ्यूज, ये दोनों आकर के फ्यूज होता है, 45th डे में फ्यूज होगा। लेकिन मैच्योर कब होगा, सेकेंडरी सेंटर ऑफ द मीडियल एंड अपीयरिंग ड्यूरिंग सॉरी ये 15 से 17 ईयर्स है, ठीक है। 15 से 17 साल में जाकर के ये पूरा बोन ऑसिफाई होता है। इसीलिए जब आप बच्चों के जब आप एक्सरेज देखते होगे तो बीच बीच में ऐसा लगता होगा कि हड्डी ही गायब है, पूरा बोन फॉर्म हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो 17 साल में जाकर के यह पूरा मैच्योर होता है। क्लियर है? 5वें से 6ठे हफ्ते में
ये ऑसिफाई करना शुरू करता है। 45th में प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर दोनों का फ्यूजन होता है, लेकिन मीडियल साइड का जो पूरा मैचुरेशन है वो कब होता है? 17 साल में। ठीक है, इसीलिए बच्चों में जब वो गिरता है ऐसे करके, खासकर जब हाथ मुड़ा है और इस तरह से, बच्चे क्या होता है ना, इम्बैलेंस होते हैं, तो खासकर जब इस तरह से गिरेंगे तो इसका जो वेट जब ट्रांसफर होता है तो वो क्लैविकल पे ज्यादा असर करता है, क्योंकि स्कैपुला का कोई फिक्स्ड एरिया नहीं है, वो मसल के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन उसका जो भी वेट जब आता है तो जो ट्रांसफर होता है सीधा क्लैविकल पे ट्रांसफर होने की वजह से क्लैविकल का फ्रैक्चर होने का चांसेस ज्यादा रहता है। क्लियर है? जो आपका सेकेंडरी सेंटर है वो एक्रोमियल एंड का हो गया, और जो प्राइमरी सेंटर है वो स्टर्नल एंड का हो गया। क्लियर है? नाउ वी हैव साइड डिटर्मिनेशन। तो साइड डिटर्मिनेशन कैसे करना है भाई? जो इसका लैटरल एंड होगा, सो दिस इज द लैटरल एंड, जो लैटरल एंड होगा दैट इज फ्लैट। दिख रहा है ये चिपटा हुआ लैटरल एंड, दोनों साइड से चिपटा है तो फ्लैट है। लैटरल एंड इज फ्लैट एंड मीडियल एंड इज large and quadrilateral. So you can see this is quadrilateral. तो ऐसा लिखो, lateral end flat, medial end quadrilateral. Then the shaft is slightly curved so that it's convex forward. तो when we say convex forward, this area जो फॉरवर्ड की तरफ आ रहा है, ठीक है, जो फॉरवर्ड की तरफ आ रहा है, this area is called the convex part. This is the convex part which is going forward is the convex part, medial 2/3 and concave forwards in its lateral 1/3. तो ये कॉन्केव बन रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, दिस पार्ट इज कॉन्केव। तो दिस एरिया इज कॉन्केव इन नेचर एंड दिस एरिया विच इज गोइंग फॉरवर्ड इट इज कॉन्वेक्स इन नेचर। ठीक है? देन द इंफीरियर सरफेस इज ग्रूव्ड। तो व्हेन वी से इंफीरियर सरफेस इज ग्रूव्ड मींस, तो ये जो इसका इंफीरियर सरफेस है इसका ग्रूविंग है। ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड ग्रूविंग, एक गड्ढा जैसा पड़ा हुआ एरिया, इसको बोलते हैं ग्रूव। ठीक है? एंड इट्स ग्रूव लॉन्गिट्यूडनली इन इट्स मिडिल 1/3। तो आप देख सकते हो एक गड्ढा सा चपटा पड़ा हुआ है, ये दोनों साइड उठा हुआ है और बीच में थोड़ा डिप्रेशन है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रूव। ठीक है? दो पार्ट्स लिखाया हो ना फॉर्मेट, साइड डिटर्मिनेशन के बाद पार्ट्स है ना। हाँ, लोकेशन लिख लो। हाँ, लोकेशन सीधा लिखना है। लोकेशन में क्या लिखोगे? लोकेशन में कहां आता है? शोल्डर, लैटरली शोल्डर ज्वाइंट और मीडियली स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट। इस दोनों के बीच में जो हड्डी आता है उसको बोलते हैं क्लेविकल। लिख लो लोकेशन, इट लाइज बिटवीन, हाँ, लोकेशन इट लाइज बिटवीन, it lies between the shoulder joint ब्रैकेट में लिख लो acromial end
ब्रैकेट में एक्रोमियल एंड एंड स्टर्नोक्लाविकुलर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट और स्टर्नोक्लाविकुलर ज्वाइंट के बीच का जो हड्डी है उसको हम क्लाविकल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट से हेडिंग दे दो पार्ट्स। यहां पे लिखो पार्ट्स, रिकॉर्ड हो रहा है, यहां पे लिखो पार्ट्स और पार्ट्स को दो भाग में बांट दो, मीडियल 2/3 एंड पार्ट्स लिख लिया। तो सबसे पहले लिखो, एक मिनट, ये बनाने से पहले सबसे पहले लिख लो टू एंड्स, टू एंड्स, टू एंड्स कौन से हो गए? स्टर्नल एंड, स्टर्नल एंड कहां हो गया? मीडियली, स्टर्नल एंड मीडियली एंड एक्रोमियल एंड लैटरली। चार्ट्स बनाते जाओ, सेंटेंस मत लिखो, ठीक है। ये हो गया दो एंड। अब लिखो साइड में मीडियल 2/3, इसमें लिखो टू बॉर्डर्स, टू बॉर्डर and four surface। समझ में आ गया कैसे लिख रहे हैं? मीडियल 2/3 में लिखो टू बॉर्डर्स एंड फोर सरफेस। तो बॉर्डर जो हो जाएगा, बॉर्डर में लिखो एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, इसी में बनाओ ना, एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर। देखो पूरे बोन में बॉर्डर सेम है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, बट सरफेस जो है मीडियल 2/3 का 4 है और लैटरल 1/3 का 2 है। तो मीडियल 2/3 में कितने हैं? 4 सरफेसेस। एंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, पोस्टीरियर सरफेस इज स्मूथ, सुपीरियर सरफेस इज रफ एंड इंफीरियर सरफेस इज रफ एंड ओवल। See, this is the two border. This is the posterior border and this is the anterior border. Then when you talk about surface, then you have anterior surface, posterior surface. Then you have, इसके ऊपर में देखो यहाँ पे एक सुपीरियर सरफेस है और देन दिस साइड इज इंफीरियर सरफेस। ठीक है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। ये हम सिर्फ इस साइड की बात कर रहे हैं। इस साइड की जब बात करें तो 4 सरफेस 2 बॉर्डर।
उसके बाद लिखो उसके नीचे, हाँ फिर से बताऊं, जो आपको सीधा सीधा दिख रहा है ना, दिस इज एंटीरियर सरफेस, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, दो सरफेस हो गया। बॉर्डर जो है जो रेखा की तरह से आता है, जैसे ऐसे आ गया ना, दो पॉइंट जहां मीट हुआ, तो ये भी मीट कर रहा है, ये भी मीट कर रहा है, जैसे दिस इज कॉल्ड बॉर्डर। यू कैन सी लाइन की तरह से, बाउंड्री लाइन की तरह से दिख रहा है, बाउंड्री लाइन, इधर से भी बाउंड्री लाइन। तो दिस इज एंटीरियर सरफेस, दिस इज सॉरी एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर। नाउ व्हेन यू talk about the surface, this is anterior surface, this is superior surface, this is posterior surface and this is inferior surface। clear है, सबका clear है। अपने उंगली के चारों साइड ले लो, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर, इंफीरियर, ओके। अब लास्ट में पॉइंट लिख लो आर्टिकुलेशन। तो मीडियल टू थर्ड किससे आर्टिकुलेट करेगा? आर्टिकुलेशन स्टर्नम के साथ करेगा। क्या बनाएगा? स्टर्नम, मैन्यूब्रिया ऑफ द स्टर्नम, मैन्यूब्रियम, मैन्यूब्रियम ऑफ, कौन बात कर रहा है? मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम। जॉइंट का नाम क्या होगा? स्टर्नो क्लाविकुलर, क्लाविकुलर जॉइंट। नाउ अब इस साइड मीडियल साइड लिखे हो ना, अब इस साइड लैटरल लिखो, पेज के दूसरे साइड। मैंने कैसे बोला था डिजाइन करने के लिए, बीच में पार्ट्स लिखो, इस साइड में मीडियल टू थर्ड एंड, क्योंकि दोनों हड्डी का एक ही दो एंड होगा, इसीलिए एक्रोमियम एंड एंड स्टर्नल एंड। इस साइड जो मीडियल टू थर्ड में इसका लिख लिया, इस साइड में लैटरल वन थर्ड, लैटरल वन थर्ड में अगेन टू बॉर्डर्स टू सरफेस वन एंड, टू बॉर्डर टू सरफेस, टू बॉर्डर टू सरफेस वन एंड। बॉर्डर हो गया, अगेन एंटीरियर पोस्टीरियर, सरफेस हो गया, सुपीरियर सरफेस है, इंफीरियर। देखो दो ही सरफेस बनेगा ना, ये देखो ये क्या बन रहा है, ये इसका सुपीरियर सरफेस बन रहा है और इस साइड ये इसका इंफीरियर सरफेस बन रहा है। सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। और जो एंड होगा वो एक्रोमियल एंड होगा। एक्रोमियल एंड में एक फेसेट है, ठीक है, जो जैसे यहां क्वाड्रेंगुलर है, उसके अंदर भी एक फेसेट है जो जाकर के स्टर्नल एंड से ज्वाइन करेगा, उसी तरह से एक्रोमियल एंड में भी एक फेसेट है। इसमें एक फेसेट है जो एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से जाकर के ज्वाइन करेगा। लिखो एक्रोमियल एंड हैज अ फेसेट, acromial end has got a facet, you can pause it, deltoid दिया वो। Now if you have not understood the muscles of which originates and insert, तो आपको डिसेक्शन अगर याद होगा तो हम लोग ने देखा था पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस मेजर में कितना
कॉस्टल रिब से, ये इस पार्ट से, और ये 2/3 मीडियल 2/3 क्लेविकल से। सुपीरियर सरफेस में जो है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के दो लिप होते हैं, एक ये लिप है और एक ये लिप है, ठीक है। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, क्योंकि स्टर्नम से भी ओरिजिनेट करता है, क्लेविकल से भी ओरिजिनेट करता है, इसलिए स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल बोलते हैं। अब जो देखोगे डेल्टोइड, ऑलरेडी आपने डेल्टोइड के 3 लिप हैं, एक ये मीडियल लिप और एक ये पोस्टीरियर लिप। डेल्टोइड के देखे थे ना 3 लिप, जो तीनों मिलकर के कहां इंसर्ट करता है, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी में, है ना। तो 3 मसल्स आपने देख लिए जो ओरिजिन करता है। अब जो है क्लेविकल के लैटरल 1/3 के पीछे वाले हिस्से में ट्रेपीजियस मसल इंसर्ट करता है, ट्रेपीजियस मसल इंसर्ट करता है, और अंदर इसके जो इंटीरियर वाले सरफेस में है वो फर्स्ट रिब से सबक्लेवियस मसल ओरिजिनेट करता है और मिड 1/3 के क्लेविकल में इंसर्ट करता है इंटीरियरली, ठीक है। इफ स्टिल ये ओरिजिन वाला हो गया, और अगर आपको इंसर्शन वाला देखना है तो अगर पीछे वाले हिस्से में देखोगे तो ट्रेपीजियस मसल जो आपके कोरेकोइड प्रोसेस, स्कैपुला के कोरेकोइड प्रोसेस तक आता है, ट्रेपीजियस मसल इंसर्ट करता है। अभी भी नहीं समझ में आया तो फर्दर और समझाने के लिए ये 3 मसल है जो ओरिजिन करता है। पहला है पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर ये वाला उल्टा पलटा हो गया है, ये पेक्टोरलिस मेजर यहां है। तो पेक्टोरलिस मेजर आप देख रहे हो यहां से ओरिजिन कर रहा है 2/3 से, ये पूरा पेक्टोरलिस मेजर है। दूसरा देख रहे हो डेल्टोइड मसल, बाकी का जो लैटरल 1/3 है वहां से ओरिजिनेट कर रहा है, और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो मास्टोइड प्रोसेस जो होता है ना, मास्टोइड प्रोसेस से, ठीक है, मास्टोइड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड जो है इसके 2 एंड है, एक जिसको बोलते हैं ओरिजिन में 2 एंड है, जिसको हम एक बोलते हैं स्टर्नम एंड और दूसरा बोलते हैं क्लेविकल एंड। तो दोनों जो है ऊपर उठ करके दोनों टेंडन बन करके कहां इंसर्ट हो रहा है, lateral surface of the mastoid process and lateral half of the nuchal line. So this is called the nuchal line. mastoid process से तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं nuchal line, ठीक है। तो ये 3 मसल्स ओरिजिन होता है। अब क्लियर है सबको, इसमें भी डाउट है? क्लियर है? आवाज नहीं आ रहा है। जो मसल इंसर्ट करते हैं, जो मसल इंसर्ट करते हैं, तो ये हमारा ट्रेपीजियस मसल है, ये भी बैक का बड़ा मसल होता है, ठीक है। ये पूरा ट्रेपीजियस मसल है, क्वाड्रेंगुलर मसल होता है। इसमें जो इस साइड का जो लिप है, यहां से ऑक्सीपिटल बोन और ये जो हमारा स्पाइनस प्रोसेस है वहां से ओरिजिन करके यहां जो है इंसर्ट कर रहा है, कहां पे, पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस क्लेविकल का पीछे वाला लैटरल 1/3 वाला हिस्सा, ठीक है, और कुछ हिस्सा कोरेकोइड प्रोसेस तक जाता है। सो दिस इज योर विच मसल? सो ओरिजिन कहां है? ओरिजिन इज फ्रॉम द ऑक्सीपिटल बोन और इंसर्ट, और ये जो हमारा स्पाइनस प्रोसेस है C5, C6, C7 जो है वहां से ऐसे आकर के क्लेविकल के पीछे वाले हिस्से में इंसर्ट होता है, और साथ साथ हमारा क्लेविकल स्कैपुला का जो कोरेकोइड प्रोसेस है उसमें भी आके इंसर्ट करता है। क्लियर है?
उसके बाद एक और मसल है जो सब क्लेवियस मसल है। तो आप ये देख रहे हो जहां से क्लेविकल मैनिब्रम ऑफ द स्टर्नम में जहां स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट बन रहा है, ठीक उसके नीचे से पहला रिब बन रहा है। तो पहला रिब से ये मसल ओरिजिन हो रहा है और इंसर्ट क्लेविकल के इंफीरियर सरफेस में बीच वाले एग्जैक्टली मिडिल 1/3 में इंसर्ट हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है कि डाउट है? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ट्रेपीजियस मसल जो है हमारा ऑक्सीपिटल बोन है ना, ऑक्सीपिटल बोन से यहां से शुरू होता है और ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, तो 6, 5, 6 सर्वाइकल, 5, 6, 7 यहां से ऐसे इस तरह से आकर के क्लैविकल का जो ये पीछे वाला हिस्सा है इसमें आकर के इंसर्ट होता है। ठीक है, जो पीछे वाला जो फ्लैट सरफेस है ना वहां पे जाकर के इंसर्ट करेगा। ये जो देख रहे हो लैटरल 1/3 का पीछे वाला हिस्सा वहां जाकर के इंसर्ट करेगा और जो सब क्लेवियस मसल है वो फर्स्ट रिब से जो जंक्शन है वो फर्स्ट रिब से निकल के क्लैविकल के इंफीरियर सरफेस में, मिडिल 2/3 के 4 सरफेस थे ना, उसमें इंफीरियर सरफेस है, तो इंफीरियर सरफेस के एग्जैक्टली हाफ में अंदर में जाकर के इंसर्ट हो रहा है। समझ गई? अब देख लो फंक्शंस देख लो। पेक्टोरलिस मेजर का तो मालूम ही है, मेजर मसल है दिस, देन दिस एरिया, ये डेल्टॉइड मसल का दिस फंक्शन। तो ये सब में क्लैविकल बोन सपोर्ट कर रहा है क्योंकि सब ओरिजिन वहां से हो रहे हैं। मसल ओरिजिन में लिखो ऑक्सीपिटल बोन। देखो ये ऑक्सीपिटल बोन है ना पीछे वाला हिस्सा, ये पूरा जो मसल है, ये जो कोई आपको अगर ऐसे धक्का देता है तो ये ही मसल आपको रोकता है। ठीक है, या आप ऐसे करते हो, ठीक है, या ये एक्शन करते हो तो ही ये ट्रेपीजियस मसल ही काम करता है। ठीक है, तो ओरिजिन कहां से हो रहा है? ठीक है, ऑक्सीपिटल, फिर ये इसको बोलते हैं, ये इसका हो गया नुक्कल लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं नुक्कल लाइन, स्पाइनस प्रोसेस का नुक्कल लाइन। यहां से ऐसे करके तो ये लिखो, ओरिजिन में लिखो ऑक्सीपिटल बोन, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल 7 वर्टिब्रे, spinous process of cervical vertebrae and the vertebral nuchal line, vertebral nuchal line, nuchal ligament, cervical 7th vertebrae, you can see here। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। इंसर्शन कहां हो रहा है? क्लैविकल का लैटरल 1/3 में, lateral 1/3 of posterior border of clavicle, lateral 1/3 of posterior border of, lateral 1/3 of posterior border of clavicle। ये एक मसल हो गया। लास्ट मसल that inserts in clavicle is subclavius, subclavius muscle। छोटा मसल है, लिखो ओरिजिन में जंक्शन ऑफ फर्स्ट
जंक्शन ऑफ फर्स्ट रिब, यही नोट्स है तुम्हारा। जंक्शन ऑफ फर्स्ट रिब एंड कोस्टल कार्टिलेज, जंक्शन ऑफ फर्स्ट रिब एंड कोस्टल कार्टिलेज। ये देखो, ये क्लैविकल है, ये पहला रिब है, ये हमारा क्लैविकल है, ये पहला रिब है, ये पहला रिब है, देखो ये पहला रिब है ना। तो यहां से जो ऐसे यहां से निकल के इसमें आगे इंसर्ट हो रहा है। जंक्शन ऑफ फर्स्ट रिब ऑफ कोस्टल कार्टिलेज एंड इंसर्शन में लिखो इंफीरियर सरफेस ऑफ द क्लैविकल, इंफीरियर सरफेस ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ क्लैविकल। मिडिल पार्ट देखो एग्जैक्ट मिडिल में है, आधा क्लैविकल उधर है, आधा क्लैविकल उधर है, तो इसका बीच हुआ ना। इंफीरियर सरफेस ऑफ मिड 1/3 ऑफ क्लैविकल, इंफीरियर सरफेस ऑफ मिड 1/3 ऑफ क्लैविकल। ये हो गया मसल ओरिजिन इंसर्शन हो गया। अब लिख लो ब्लड सप्लाई। क्या हुआ, जिसको जाना जा सकता है। पहले ब्लड सप्लाई लिख लो। ब्लड सप्लाई मैंने क्या बोला है, हर एक हड्डी में, किसी भी हड्डी में अगर ब्लड जाना है तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट फोरामिन से जाएगा, है ना। तो सब स्कैपुलर आर्टरी, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी का जो ब्रांच होगा वो क्लैविकल के मिडिल वाले हिस्से में, क्लैविकल के मिडिल वाले हिस्से में यहां पे अपना जगह घुसाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामिना, ठीक है। लिखो ब्लड सप्लाई सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी डैश न्यूट्रिएंट फोरामिना, न्यूट्रिएंट फोरामिना। उसके बाद लिखो सब क्लेवियन आर्टरी, ब्रांच ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी, ब्रांच ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी। ब्रांच ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी, यानी सब क्लेवियन आर्टरी आएगा तो सब क्लेवियन वेन भी आएगा, ठीक है। उसका अपोजिट लिख लो सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, सुप्रा स्कैपुलर वेन, सुप्रा सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन वेन, ठीक है। ठीक उसका अपोजिट हो जाएगा। वीनस ड्रेनेज में सुप्रा स्कैपुलर, वीनस ड्रेनेज लिखो, वीनस ड्रेनेज आर्टरी, आर्टरी हो गया, ये आर्टीरियल सप्लाई हो गया। वीनस ड्रेनेज में क्या होगा, जहां पे तुमने आर्टरी लिखा है वहां पे वेन हो जाएगा, सुप्रा स्कैपुलर वेन, सब क्लेवियन वेन। वीनस ड्रेनेज में सुप्रा स्कैपुलर वेन, सब क्लेवियन वेन। उसके ब्रांचेस होंगे छोटे छोटे, हड्डियों में छोटे ब्रांचेस रहते हैं, बड़े ब्रांचेस नहीं रहते हैं। सुप्रा स्कैपुलर वेन, सब क्लेवियन वेसल ब्रांचेस, ठीक है। नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई में लिख लो कॉर्ड ऑफ, कॉर्ड CORD, कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस,
ब्रेकियल प्लेक्सस से C5 C6 के बीच से जो एक नर्व आता है वो पहला रिब, ये देखो क्लेविकल ऊपर है, पहला रिब पीछे है, तो वो नर्व जो आएगा इस तरह से इसके बीच से गुजरेगा, इसके बीच से आकर के इसमें इसको सप्लाई करेगा, नर्व सप्लाई। ठीक है, लिखो कॉर्ड मतलब ब्रेकियल प्लेक्सस का कोई ब्रांच, कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस सप्लाई in between the first rib and the clavicle, in between the first rib and clavicle. Last point, clinical anatomy. तो जब कभी भी आप ऐसे गिरोगे या ऐसे गिरोगे, ठीक है, फ्लेक्स्ड हैंड, जब आप इस पे फोर्स गिरेगा आपका तब जाके क्लेविकल पे फोर्स होकर गिरेगा, या नहीं तो डायरेक्टली अगर आप ऐसे कंधे के बल ही गिरोगे, इन दोनों कंडीशंस में, और खासकर बच्चे जो ऐसे बेड से सिर लेते हुए ऐसे गिर जाते हैं साइड से, तो डायरेक्ट इस पे लगता है ना, तो ऐसे कंडीशंस में खासकर बच्चों में इस टाइप का गिरना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्लेविकल का फ्रैक्चर होता है। ठीक है, और क्लेविकल का फ्रैक्चर मैक्सिमम टाइम जो होता है मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 के बीच का हिस्सा फ्रैक्चर मोस्ट ऑफ द टाइम होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों का जहां पे फ्यूजन होता है वहीं पे मोस्ट ऑफ द टाइम इनका फ्रैक्चर होगा। यहां पे भी वही चीज हो रहा है, इस एरिया में ज्यादा फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। लिखो क्लिनिकल एनाटॉमी में पहला लिखो फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल, पहला फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल, की तरफ फॉलिंग ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, नंबर 1, नंबर 2 direct impact to the or direct trauma to the shoulder joint, site of fracture, third point, site of fracture, तो जहां पे दो कर्व मिलते हैं, एक कॉन्वेक्स कर्व और एक कॉन्केव कर्व, ठीक है, जहां पे ये दो कर्व मिलते हैं, जंक्शन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव कर्व, जंक्शन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव कर्व, ये पहला कंडीशन हो गया फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। दूसरा कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें क्लेविकल का ऑसिफिकेशन ही नहीं होता है, क्लेविकल बनता ही नहीं है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस, क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस, cleidocranial diastosis, either the clavicle is absent or they are not developed properly, तो जब ये डेवलप नहीं होगा then there is chance of shoulder drop, क्योंकि इस पूरे का वजन क्लेविकल उठा करके रख रहा है, क्यों? क्योंकि डेल्टॉइड मसल का एक एंड डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी में जा रहा है, तो उसको उठा रहा है ना, तो क्या होगा, शोल्डर ड्रॉप हो जाएगा। क्लेविकल इज इधर एब्सेंट और नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली, चालू है।
सिम्टम शोल्डर ड्रॉप, शोल्डर ड्रॉप और शोल्डर ड्रूप, जैसे होता है ना फुट ड्रॉप, उसी तरह से शोल्डर ड्रॉप। ये फ्रैक्चर ऑफ क्लैविकल में लिख लो ट्रीटमेंट, फ्रैक्चर ऑफ क्लैविकल में एक लाइन ट्रीटमेंट में लिख लो, आपको पता रहना चाहिए। फर्स्ट ईयर में पता है, अभी गांव जाओ कोई गिर गया क्या करना है, ट्रीटमेंट लिखो ट्रैक्शन, ट्रैक्शन इन फिगर ऑफ 8, ट्रैक्शन, ट्रैक्शन TRACTION, ट्रैक्शन, ट्रैक्शन इन फिगर ऑफ 8। जैसे हमारा एक क्लैविकल इधर है, एक क्लैविकल इधर है, तो क्या करेंगे, अगर मुझे 8 बनाना है ना, तो ये बैक में आएगा, एक ऐसे जाएगा, इधर से आएगा, फिर इधर जाएगा, और फिर ये इधर जाएगा, इधर पीछे में जैसे बांधते हैं, ठीक है। तो फिगर ऑफ 8 बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्रैक्शन इन फिगर ऑफ 8। देन आर्म स्लिंग, आर्म स्लिंग सपोर्ट, जो आप अभी पहनते हैं ना, उसको बोलते हैं आर्म स्लिंग सपोर्ट, क्योंकि इसका वजन जब गिरेगा तो क्लैविकल पे आती असर पड़ेगा, तो विथ आर्म स्लिंग सपोर्ट। ट्रैक्शन, ट्रैक्शन ऑफ clavicle in figure of 8 along with arm sling support।